स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट के सेकंड क्लास में, जिसमें हम करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ से हर एक एग्जाम में, चाहे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आज हम करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो हम करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर डी पी अपॉन डी टी। अर्थात क्या है? इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर। बल कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग में परिवर्तन की दर। इसे क्या पढ़ते हैं? आप क्या पढ़िएगा? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसे आप कैसे पढ़ते होंगे? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी नोन एज एक्सीलरेशन। क्या पढ़ते होंगे? इसे वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वैसे संवेग में परिवर्तन की दर वेग कहलाती, मतलब बल कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। तो आप दोस्तों, आपके मन में एक मिथ होगा कि F बराबर m में क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ है। आप दिमाग से निकाल दीजिए कि F बराबर m में न्यूटन सेकेंड लॉ है। क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ है। बस इनसे न्यूटन सेकेंड लॉ से F बराबर m का फॉर्मूला डिराइव होता है। क्या होता है? डिराइव, ना कि न्यूटन सेकेंड लॉ है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? F बराबर डी पी अपॉन डी टी। यहाँ पर देखिए F बराबर m में क्या लिखा हुआ है? दिस इज नॉट सेकेंड लॉ, अर्थात ये सेकेंड लॉ नहीं है, मतलब ये डिराइव हुआ है, जबकि ये सेकेंड लॉ नहीं है। अगला है इट इज ओनली स्टेटमेंट, यह सिर्फ एक कथन है। कहा गया है, न्यूटन के द्वारा निकाला गया एक कथन है। तीसरा क्या है? इट एक्ट नॉट ओनली, अर्थात यह हमेशा लागू नहीं होता है, मतलब कुछ पर्सनल कंडीशन ही होगी जिस पर F बराबर m में लागू होता है। जैसे हमने संवेग बोला, हम देखिए P बराबर m भी, अर्थात लीनियर मोमेंट। P को क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम बराबर m भी, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मास द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग क्या है? सदिश राशि है। सदिश, इसका यूनिट क्या होता है? मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? mlt माइनस 1 mlt। तो दोस्तों, आपने क्या बताया? हमने न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? F बराबर डी पी अपॉन डी टी। F बराबर m में सेकेंड लॉ नहीं है, कथन है, ये हमेशा लागू नहीं होता है। और कहा जाता है कि ये नियम नहीं है, मतलब ये एक सिर्फ कथन है। तो दोस्तों, हम अगले F बताते हैं कि F बराबर m में आया कहाँ से है। देखिए स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने क्या बताया आपको? न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर m में नहीं है। F बराबर m में न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं, तो हमने आपको अब हम आपको बताते हैं कि F बराबर m में फार्मूला डिराइव कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, मतलब पिंड है, इसका मास m है, और इस पर फोर्स लगाए मतलब बल लगाए तो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ा तो कितना वेलोसिटी से आगे बढ़ा? u वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग क्या है? u। तो हम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? संवेग का फॉर्मूला हमने पहले बताया था कि P बराबर m भी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है? m, वेलोसिटी u दिया गया है। इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? mu, मतलब क्या कि प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? mu। और इसी बॉडी को जब यहाँ पर m मास की बॉडी है, ये भी यहाँ पर कस के दिया जाता है, मतलब मारा जाता है, तो क्या अंतिम वेग क्या है इसका? v। क्या है? अंतिम वेग v। अंतिम वेग v, तो इसका क्या हो जाएगा? संवेग, अंतिम संवेग बराबर P बराबर m v, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया न्यूटन सेकेंड में? F बराबर डी पी अपॉन डी टी। डी पी अपॉन डी पी अर्थात क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या हो जाएगा? संवेग फाइनल माइनस संवेग इनिशियल बटे टी। संवेग फाइनल क्या निकाले? P बराबर m भी निकाले हैं, m भी, इनिशियल mu बटे टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m इससे कॉमन लेंगे हम, क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट समीकरण में u बराबर, मतलब a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, अर्थात क्या? त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसको क्या बोलते हैं? दैट त्वरण बोलते हैं। मोशन चैप्टर में आप पढ़े होंगे, त्वरण बोलते हैं। क्या हो जाएगा? F बराबर m ए हो जाएगा, गुना करके F बराबर m ए। इसमें क्या है? देखिए, इसका भी बॉडी का मास m है, इसका भी m है, अर्थात मास कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा इसमें? F बराबर m में क्या हो जाएगा? मास कांस्टेंट। अर्थात क्या समझे? हमने आपको बताया कि F बराबर m में हर वक्त नहीं लगता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? तो F बराबर m में तभी लगेगा जब मास कांस्टेंट होगा। आप दिमाग में पूरा फिट कर लीजिए कि F बराबर m में तभी लगेगा जब मास कांस्टेंट होगा। मास कांस्टेंट होगा। कैसे निकला आप जान गए? तो अब हम जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मास कांस्टेंट नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, F बराबर डी पी अपॉन डी को हमने दो भागों में बांटा। एक है पहला कंडीशन में
जब m कांस्टेंट मास कांस्टेंट हो, दूसरा मास कांस्टेंट नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, मास कांस्टेंट हो जाएगा, तो F बराबर dp अपॉन dt। मतलब संवेग का फॉर्मूला क्या पड़ा है, mv में m जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है, बाहर आ गया मतलब m बाहर आ गया, वो dv अपॉन dt रह गया। और आपने पढ़ा होगा मोशनिंग चैप्टर में कि वेग क्या है, मतलब त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात मतलब dv अपॉन dt को हम a बोल सकते हैं, मतलब एक्सीलरेशन, ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। तो f बराबर m ए चला जाएगा। जब मास कांस्टेंट हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, f बराबर m ए, कांस्टेंट हो तो f बराबर m ए, कांस्टेंट नहीं हो तो क्या लगाएंगे, f बराबर dp अपॉन dt। p का फॉर्मूला mv होता है। आप डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि जब दो टर्म गुना में होता है तो उसका हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले वाले को निकाल कर दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले में दूसरे को निकाल कर पहले का डिफरेंशिएशन, अर्थात पहले m को हम निकाल लेते हैं और v के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं, m dv अपॉन dt प्लस फिर m को वहीं पर रहने देते हैं और v को वहीं पर निकाल देते हैं और m के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt, अर्थात इसका क्या फॉर्मूला जाएगा, f बराबर m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt, अर्थात मास कांस्टेंट होगा तो ये वाला फार्मूला, मास कांस्टेंट नहीं होगा तो ये वाला फार्मूला। हम आपको बताते हैं कि कब मास कांस्टेंट नहीं होगा, किस कंडीशन में, तो देखिए अगला वाला हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों हमने क्या बताया, जब फोर्स का फार्मूला कैसे लगाएंगे, जब मास कांस्टेंट होगा तो F बराबर m है, और कांस्टेंट नहीं होगा तो वही डिफरेंशिएशन करके फार्मूला। मास कांस्टेंट नहीं होगा, इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपने कभी आसमान में रॉकेट को उड़ता हुआ देखते होंगे, नीचे से पीछे से क्या निकलता है, फ्यूल। मान लीजिए इसका मास m है और v वेलोसिटी के साथ ये ऊपर जा रही है, क्या जा रही है, m मास है इसका, v वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही है। जब ये हवा में जाएगी तो फ्यूल निकलेगा, क्या हो जाएगा, उसका मास कम होगा, मतलब द्रव्यमान तो कम हो जाएगा, फ्यूल निकलेगा, मतलब 10 उसमें मान लीजिए 10 लीटर उसमें फ्यूल है, 2 लीटर कम गया तो इसका मतलब उसका वेट कम हो गया, अर्थात द्रव्यमान कम हो गया। जितना द्रव्यमान कम हो गया उतना वेग बढ़ जाएगा। जैसे आप समझ लीजिए कि आप कभी पतले लोग को देखे होंगे, पतले लोग दौड़ता स्पीड से है और मोटा लोग कितना दौड़ता धीरे धीरे है, अर्थात मास जितना कम होगा, मतलब पतला जितना होगा उतना स्पीड भागेगा, मतलब मास जितना कम होगा वेग उतना बढ़ जाएगा, तो हम इसमें क्या बताएं कि जब मास कांस्टेंट नहीं होगा, मास पहले m था फिर अब m घट गया, मतलब क्या हुआ, मास कांस्टेंट तो है नहीं। इसमें अगर फोर्स का फॉर्मूला लगाना हो तो आप क्या लगाइएगा, वही डिफरेंशिएशन करके फॉर्मूला लगाइएगा। और देखिए जब और एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है ना, जब इसमें वेग बढ़ रहा है, मतलब इसमें देखिए वेग बढ़ रहा है और मास घट रहा है, वेग बढ़ रहा है मास घट रहा है। हमने यूनिट एंड डायमेंशन क्लास में बताया था कि आप किसी फार्मूला में अगर दो टर्म अगर बढ़ रहा है तो बराबर की साइड वाला क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक आसमान से मतलब कि कुछ ऊंचाई पर, मत थोड़ा ही ऊंचाई पर से एक बॉल आपके सर पर गिराया जाए, मान लीजिए ये एक बॉल है, कुछ ऊंचाई से आपके सर पर गिराया जाए तो उतना चोट नहीं लगेगा। उसी बॉल को आप एक टावर पर से, लोहे का मान लीजिए बॉल है, टावर पर से आपके छत मतलब का सर पर गिराया जाए तो क्या हो जाएगा, समझ लीजिए सीधा पार ही कर जाएगा, मतलब फट उठ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ऊंचाई जितनी अधिक होगी वेलोसिटी उतनी बढ़ेगी, ऊंचाई जितनी अधिक होगी नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या कि आपकी एनर्जी ज़्यादा कब होगी, आप दौड़ेंगे ज़्यादा कब, जब आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। आप क्या होगा, जैसे आप फील्ड में दौड़ने जाते होंगे तो आप स्पीड दौड़ते कब हैं, जब आपके अंदर एनर्जी होती है, वो भी काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। जैसे हाइट कम होगा पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो टोटल एनर्जी अर्थात क्या, कुल ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और पोटेंशियल एनर्जी घटा, अर्थात हमने क्या बताया फॉर्मूला में, दो टर्म अगर प्लस वाला अगर एक घट रहा है एक बढ़ रहा है तो बराबर की साइड वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। याद एनी टाइम रखिए, याद टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसी का हमने ये बात बताया कि संवेग बराबर द्रव्यमान, एक बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो जाएगा, संवेग मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संवेग कांस्टेंट। कहा जाए कि अगर रॉकेट किस सिद्धांत पर बेस्ड होता है, न्यूटन के किस सिद्धांत पर बेस्ड होता है, किस पर होता है, न्यूटन थर्ड लॉ पर होता है। क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ पर। और ये कार्य किस पर करता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अर्थात
संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और क्या? न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड होता है। तो दोस्तों हमने न्यूटन सेकेंड लॉ का हर एक कॉन्सेप्चुअल सवाल किया, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट के सवाल किया, और अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो इससे बाहर मुझे लगता नहीं कि आएगा। तो दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो जुड़े। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।